Next process is isothermal process. Girls, the isothermal process is a process which is carried out in such a way that the system undergoes changes but its temperature remains constant. It's called isothermal process. मीन्स अब हम वही सिलेंडर लेंगे, उसमें वही गैस फिल करेंगे, उसको हीटअप करेंगे, लेकिन इस तरह से हमने उस सिस्टम को इसमें चेंज लाना है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेंस कांस्टेंट। अब आपका आइसोथर्मल में थर्म मींस योर हीट, सो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट होता है, सिस्टम का टेम्परेचर में चेंज नहीं होना होता। Now again, the internal energy of the ideal gas does not depends on the volume but depends on the temperature of the gas. अब अगर temperature of the gas constant रखना है हमने isothermal process में, तो internal energy भी फिर constant हो जाएगी। internal energy भी change नहीं होगी क्योंकि internal energy temperature of the gas पे depend करती है। To perform an isothermal process on a gas, we consider the gas to be contained in a cylinder having a conducting base and non-conducting wall and with a movable piston at the end as shown in the figure. The base of the cylinder is placed on the heat reservoir at temperature T1. The reservoir is a body of large heat capacity that maintains the temperature of the gas at T1. Now look at the picture. Here this is a cylinder. ये आपके पास एक सिलेंडर है जिसके ऊपर ये पिस्टन अटैच है, इसके अंदर गैस को इनक्लोज्ड किया हुआ है और इसकी जो बॉटम है उसको हमने हीट रिजर्वायर पे रखा हुआ है। रिजर्वायर पे वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। रिजर्वायर आपके पास हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 पे कांस्टेंट है। अच्छा, ये मूवेबल पिस्टन है। अब वो कह रहे हैं कि जब हमने सिलेंडर को हीट रिजर्वायर के ऊपर प्लेस किया है तो क्या होता है, हीट रिजर्वायर से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है गैस के अंदर, और चूँकि गैस का हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर टी पे कांस्टेंट रखना है, तो क्या होगी, गैस एक्सपेंड करेगी। गैस एक्सपेंड करेगी, वर्क डन परफॉर्म करेगी, और जब वो वर्क डन परफॉर्म करेगी तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब पिस्टन की मूवमेंट से क्या होगा, गैस एक्सपेंड होगी और टेम्परेचर जो बढ़ गया था हीट रिजर्वायर की वजह से दोबारा से उसकी वही वैल्यू हो जाएगी जो पहले थी। मतलब कि गैस अपने आप को एक्सपेंड करेगी और अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देगी। सो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं, लेट द गैस बी देन अलाउड टू एक्सपैंड स्लोली बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन. Due to this expansion, the gas tends to cool down, but heat is conducted from the heat reservoir to the gas so that the temperature of the system remains constant and it is equals to the temperature of the reservoir. The whole process from the initial state P1 V1T to the final state P2 V2T is repeated by a continuous curve which is called isotherm. अच्छा, अब इसमें आप देखें कि आपके पास ये वॉल्यूम एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और प्रेशर इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो आपने प्रेशर डाला हुआ है, ये वेट रखे हुए हैं पिस्टन के सरफेस पे, टॉप सरफेस पे आपने ये वेट रखे हुए हैं, वेट को कम करते जा रहे हैं, प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं, प्रेशर एक्सिस डाउनवर्ड, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रही है। तो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। प्रेशर रिड्यूस होने से क्या होता है, आपका जो पिस्टन होता है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। वॉल्यूम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो देखें वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पे इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म हो रही है, आपका कर्व इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज एक्सपेंशन से हमेशा कूलिंग होती है और कूलिंग में क्या हो रहा है कि हीट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा रहा है। अच्छा, अब आप फर्दर देखें, द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, some work delta W is done by the gas in pushing up the piston in the cylinder. अब चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज यानी डेल्टा U में चेंज ज़ीरो आ रहा है, लेकिन चूँकि गैस वर्क डन कर रही है पिस्टन को अपर डायरेक्शन में पुश करने के लिए, जो कि डेल्टा W के इक्वल है, तो जो आपकी गैस फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, उसमें आपका डेल्टा U तो ज़ीरो हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई, तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा W, यानी जितनी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है ये हॉट रिजर्वायर से, वो सारी कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में इन पुशिंग द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जितनी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है वो सारी वर्क डन में यूटिलाइज हो रही है। Gas expands and does external work, and equal amount of heat has to be supplied in order to maintain the temperature constant. चूँकि ये isothermal process है जिससे आपको एक isotherm obtain हुआ है, टेम्परेचर ने कांस्टेंट रहना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है और जितनी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है।
कन्वर्सली यानी अगर इसका ऑपोजिट, इफ़ गैस कॉन्ट्रैक्ट, आप ऊपर से वेट बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, तो प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होगा कि आपके पास वॉल्यूम रिड्यूस होकर टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ना नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ने कांस्टेंट रहना है, तो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ है वो सारा का सारा हीट रिजर्वायर अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा ताकि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो आइसोथर्म उस केस में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम इस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा होगा और प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो अगर आप यहाँ प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा और आइसोथर्म नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसका इस तरह से कर्व आता है। दिस इज़ एन आइसोथर्म। ओके, नेक्स्ट इज़ योर एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट जब कैलकुलेट करवाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। आपके पास जब स्पीड ऑफ लाइट में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं, तो जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस को ओबे कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था। और एडियाबैटिक प्रोसेस में वो बताया था मैंने आपको कि हीट जो होती है कंप्रेशन में, जो हीट हाई हीट कंटेंट होता है वो रेयर फ्रैक्शन में ट्रेवल करके नहीं जाता। दिस मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट चेंज, डेल्टा क्यू ज़ीरो होती है। जो हीट एक जगह पे पैक कंप्रेशन में जो हाई हीट कंटेंट होता है वो रेयर फ्रैक्शन के लो हीट कंटेंट में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब ये होता है नो हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस, किसी जगह से किसी जगह पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे आइसोथर्म में तो आपके पास जो हीट थी वो जब एक्सपेंशन हो रही थी तो हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर अपनी हीट ट्रांसफ़र करके गैस को दे रहा था ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। सिमिलरली जब प्रेशर आप इंक्रीज़ कर रही थी, कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, तो हीट जो थी वो ट्रांसफ़र होके हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर में जा भी रही थी ताकि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो हीट का ट्रांसफ़र इसमें पॉसिबल था ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में ये जो हीट का ट्रांसफ़र होता है ये पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से हमने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया है जिसमें गैस को फिल किया, उसके ऊपर हमने एक पिस्टन अटैच किए और इस गैस में नीचे कोई रिजर्वायर नहीं रखा। मतलब यहाँ से कोई हीट ट्रैवल करके ऊपर नीचे मूव करके जा नहीं सकती, आगे पीछे मूव नहीं कर सकती। So the thermodynamic process during which no heat enters or leave the system, यानी heat enter भी नहीं हो सकती, leave भी नहीं कर सकती system को, is called an adiabatic process. For every adiabatic process, delta Q is equals to zero. Delta Q means heat change in heat is zero. A truly adiabatic process is an ideal one which cannot be realized. However, the flow of heat may be prevented either by surrounding the system with a thick layer of heat insulating material such as cork, asbestos, or by performing the process very quickly. एडियाबैटिक प्रोसेस वेरी क्विकली होते हैं जिसमें जल्दी से चेंज आता है, जैसे कि मैंने आपको इरिवर्सिबल प्रोसेसेस बताए थे। इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बहुत जल्दी होते हैं, जैसे एक्सप्लोजन होते हैं। इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेसेस भी जो होते हैं वो बड़े क्विकली होते हैं, जल्दी से होते हैं। यानी जिस जगह पे हीट होती है वो वहीं पे कन्फाइंड रहती है, वो हीट का ट्रेवल वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। The flow of heat requires finite time, so any process performing quickly enough will be practically एडियाबैटिक। यानी जो प्रोसेस एकदम से अकर हो जाए, तो उसमें जैसे हम स्पीड ऑफ साउंड देखते हैं वो 332 मीटर पर सेकेंड है, तो वो इतनी फास्ट होती है कि जिस कंप्रेशन में जो हीट पैक हुई हुई होती है उसको टाइम नहीं मिलता कि वो रेयर फ्रैक्शन में जा सके और रेयर फ्रैक्शन को हॉट कर सके। तो जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो इतना क्विकली और एब्रप्ट होता है कि जिस जगह पे जो हीट का कंटेंट होता है वो वहीं का वहीं रहता है, वो ट्रैवल करके दूसरे रीजन में जा नहीं सकता। To perform an adiabatic process on a gas, we consider the gas to be contained in a completely insulated cylinder with a movable piston at the end as shown in the figure. Since no heat energy can enter or leave the system during an expansion or compression, therefore delta Q is equals to zero. अब हमने सिंपली क्या करना है, अपनी फर्स्ट thermodynamics equation में delta Q is equals to zero पुट करना है. If the gas is allowed to expand suddenly, डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन, यानी आप सडनली उसको एक्सपैंड कर दें, पिस्टन को बाहर की तरफ निकाल दें, तो क्या होगा, अंदर से गैस के ऊपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा एंड द गैस विल कूल डाउन और कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। सो द टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर द
इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल डिक्रीज़। मतलब जब भी आप एकदम से एक्सपेंशन करते हैं गैस की प्रेशर कम करने से, तो गैस में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है। सिमिलरली आप एकदम से गैस को जब कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस्ड बाय सडनली इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन, द गैस विल बी हीटेड। तो कंप्रेशन की वजह से गैस हीट अप हो जाती है एंड सो द टेम्परेचर विल इंक्रीज, increases the pressure, so the temperature will increase, therefore the internal energy will increase। जब भी तो अगर आप बाहर से प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी और कंप्रेशन से क्या होगा कि अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे वो देखें कि आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है। चूँकि नो हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस, तो डेल्टा क्यू को आपने ज़ीरो कर दिया और डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया और डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखें वर्क डन नेगेटिव हो गया। वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था वर्क नेगेटिव कब होता है, जब बाहर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम करें। यानी आपके पास ये सिलेंडर है जिसके अंदर गैस फिल थी और ये पिस्टन था और आपने बाहर से इसके ऊपर वर्क डन किया है और इसको पुश किया है, पिस्टन को पुश किया है। तो जब पुश करते हैं ना तो क्या होता है, जब बाहर से वर्क डन किया जा रहा था तो वो वर्क डन नेगेटिव होता है। आपने इसको पुश किया है, पुश करने से क्या हुआ है कि आपका पिस्टन नीचे आ गया, इतना पिस्टन आपका नीचे आया है, नीचे पुश हुआ है और ये जो आपके पास गैस के एटम्स थे ये कंप्रेस हो गए। कंप्रेशन से क्या हुआ है, डेल्टा यू, इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव है। डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। और डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव का क्या मतलब है कि बाहर से सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क डन किया है, वर्क डन इसलिए नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है। और जब बाहर से अंदर की तरफ वर्क किया गया है तो आपके पास कंप्रेशन हुई है और कंप्रेशन से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी प्लस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, अब एक और भी काम हो सकता है। आप ये करें कि डेल्टा डब्ल्यू को पॉजिटिव रहने दें और डेल्टा यू को दूसरी साइड पर ले जाएं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपके पास अगेन सिलेंडर था जिसके अंदर गैस थी और आपके पास यहाँ पे पिस्टन थी, ठीक है, यहाँ पे पिस्टन थी और अब आपने क्या किया, यहाँ से प्रेशर रिड्यूस किया। जब प्रेशर रिड्यूस किया तो पिस्टन यहाँ से निकल के यहाँ तक आ गई है, यानी कि इस तरह से वर्क डन हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ वर्क डन हुआ है, गैस ने वर्क डन किया है। जब गैस वर्क डन करती है सिस्टम पे तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, यानी कि गैस ने इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया है, पॉजिटिव वर्क डन किया है। और जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन हो गई। एक्सपेंशन से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा जगह मिल जाती है, वो दूर दूर हो जाते हैं, कूलनेस हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखें कि वर्क डन पॉजिटिव है जबकि इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। इंटरनल एनर्जी के नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आपके पास टेम्परेचर कम हुआ है और इंटरनल एनर्जी भी कम हुई है। यहाँ पे एक्सपेंशन, ये आपका एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है, जबकि यहाँ पर आपका कॉम्प्रेशन का था, कॉम्प्रेशन का प्रोसेस था। ये कॉम्प्रेशन का प्रोसेस था जिसमें बाहर से सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क डन किया नेगेटिव, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है। और ये आपका एक्सपेंशन का प्रोसेस है जिसमें गैस ने वर्क डन पिस्टन पे किया है और वो पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। और जबकि एक्सपेंशन हुई है जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ है, कूलनेस हुई है और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हुई है। अच्छा, the curve shown in the figure is the graph represent an adiabatic expansion of an ideal gas. Such a curve is known as adiabat. अच्छा, adiabatic curve आपका कहाँ है, ये है adiabatic curve नीचे। यहाँ देखें आपके पास प्रेशर डाउन हो रहा है, P1 से P2 तक प्रेशर डाउन हो रहा है, इसका मतलब है एक्सपेंशन हो रही है। प्रेशर डाउन जब भी होता है एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन होती है यानी कि बाहर की तरफ वर्क डन किया जा रहा है। ये वर्क डन जो है सिस्टम सराउंडिंग्स पे वर्क डन कर रही है। दिस मीन्स कि आपके पास पॉजिटिव डेल्टा डब्ल्यू है, इसकी वजह से क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन से क्या होगी, टेम्परेचर डाउन होगा, कूलनेस होगी और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यानी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, V1 से V2 तक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर डाउन होता है। पहले टेम्परेचर जो था वो T1 था, अब टेम्परेचर T2 होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा।
एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में कूलिंग आती है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। नेगेटिव इंटरनल एनर्जी मीन्स कूलनेस, ये होता है कूलनेस, कूलनेस हुई है, ठीक है। डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू का मतलब है कूलनेस हुई है, टेम्परेचर T1 से T2 पे डाउन हुआ है। सो वॉल्यूम भी डाउन हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है और टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हुआ है, कूलनेस हुई है। और वर्क डन परफॉर्म किया है गैस ने अपनी सराउंडिंग्स पे, क्योंकि प्रेशर डाउन हुआ है। प्रेशर जब भी डाउन होता है, प्रेशर कम होता है, एक्सपेंशन होती है। सो दिस ग्राफ इज़ एन एडियाबैटिक ग्राफ। गर्ल्स आपको जितने भी ग्राफ बनाने को आ रहे हैं, ये ऊपर आइसोथर्म का ग्राफ है, फिर ये आपके पास एडियाबैट का ग्राफ है, फिर ये वाला आपके पास आइसोबार है, उससे पीछे आइसोकोहर ग्राफ था। ये सारे ग्राफ्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आपने एप्लीकेशन के साथ ही फिगर सिलेंडर्स की और इनके जो ग्राफ्स हैं, एडियाबैट, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकोहर, ये सारे के सारे ग्राफ्स अच्छी तरह से बनाने हैं। इन ग्राफ्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना। The rate of formation of ice on ponds decreases gradually as more and more ice is formed. Why? अच्छा, अब गर्ल्स देखें, इसमें आपके पास क्या होता है, वो कहते हैं कि जब पानी के ऊपर आइस जम जाती है तो फिर क्या काम होता है कि जो आइस होती है वो जम रही है ऊपर, मसलसल आइस जम रही है क्योंकि ऊपर ठंडा पानी है। तो आइस इज़ एन इंसुलेटर। जब इंसुलेटर होता है तो इंसुलेटर क्या करता है, नीचे जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर ऊपर तक नहीं जाने देता। तो नीचे जो पानी होता है वो तकरीबन 4 डिग्री या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, जबकि उससे ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो नेगेटिव होती है, -10 -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, नेगेटिव टेम्परेचर होता है। जबकि उसके नीचे जो पानी होता है वो तकरीबन +4 या +5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। सो जो ग्लेशियर्स होते हैं आइस के, उनके नीचे जो पानी होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है, यानी पिघला हुआ होता है, और उसका टेम्परेचर भी +4 या +5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और पानी की जो हीट होती है वो उस आइस को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि आइस जो होती है वो इंसुलेटर होती है, सही। तो पानी में से जो हीट होती है वो उस आइस को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर एक आइस की बहुत थिक सी लेयर होती है और नीचे पानी जो होता है वो तकरीबन 4 या 5 +4 या +5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, जिसमें आराम से मछलियाँ ज़िंदा तैर रही होती हैं। ओके, एग्जाम्पल 10.2। इन अ सर्टन प्रोसेस 400 joules of heat, ये डेल्टा क्यू की वैल्यू 400 joule is supplied to a system and at the same time 150 joule of work, ये डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू is done by the system. What is the increase in the internal energy of the system? इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आपने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ आप अप्लाई करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब इसके अंदर आप डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करें, वर्क डन की वैल्यू पुट करें, माइनस इसको कर दें तो आपके पास ये इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट असाइनमेंट 10.1। इस असाइनमेंट में देखें कि आपके पास है ये है, ओके, असाइनमेंट नंबर 10.1। एन आइडियल गैस हैज़ absorbed 5 student require 3 joule of energy while doing this much of work on the environment during a constant pressure process. Okay, pressure constant है। कंप्यूट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। डेल्टा यू की वैल्यू आप कैलकुलेट करें सबसे पहले। ये आपके पास डेल्टा क्यू है जो हीट एंटर हुई है, ये वर्क डन परफॉर्म हुआ है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। बी पार्ट में कह रहे हैं इफ़ द इंटरनल एनर्जी नाउ ड्रॉप 4.50 स्टूडेंट पर 3 जाउल्स, यानी इंटरनल एनर्जी में ये चेंज आया है, एंड दिस मच इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिस्टम, और ये हीट जो है ये एक्सपेल हुई है सिस्टम में से। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में जो चेंज आया डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज, वो आपने कैलकुलेट करना है। एज्यूम द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस एट 1.01 स्टूडेंट के पास 5 पास्कल्स। ओके, आपने वॉल्यूम में चेंज कैलकुलेट करना है, उसके लिए जो डाटा है फर्दर आपको गिवन है चेंज इन वॉल्यूम के लिए, जिसमें प्रेशर की वैल्यू गिवन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ आया, इसलिए इसके साथ इन्होंने नेगेटिव साइन लगाया है, और जो हीट की वैल्यू है वो भी एक्सपेल हुई है। हीट जब रिजेक्ट होती है तो नेगेटिव होती है, और हीट जब एंटर होती है तो पॉजिटिव होती है। तो सिस्टम ने ये हीट रिजेक्ट की है, इस वजह से इसके साथ भी नेगेटिव साइन लगाया है। इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ आया इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन लगाया है।
सबसे पहले ए पार्ट के लिए जिसमें उन्होंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी थी, तो सिंपली ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाए, डेल्टा यू इज़ डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन, दोनों को नेगेटिव किया तो वर्क डन की वैल्यू आ गई है। और दूसरे में वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वर्क डन के लिए उन्होंने वर्क डन की इक्वेशन लिखी, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, यानी इन दोनों को नेगेटिव किया तो वर्क डन उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा क्यू की वैल्यू डाली और डेल्टा यू की, यानी चेंज इन हीट एक्सपेल्ड, जो हीट एक्सपेल हुई है निकली है सिस्टम में से उसकी वैल्यू डाली, और जो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ आया उसकी वैल्यू डाली। ये दोनों वैल्यूज़ डाली हैं उन्होंने नेगेटिव, ठीक है, दोनों को माइनस किया है तो ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। वर्क डन पी डेल्टा वी के इक्वल होता है, अभी हमने देखा था। तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वर्क डन को प्रेशर से डिवाइड करना है। ये जो वर्क डन कैलकुलेट हुआ इसको प्रेशर से डिवाइड कर दिया, प्रेशर हमें गिवन है तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया। द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन शोज दैट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। अगर नेगेटिव वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है।